किसानों का आंदोलन नॉन स्टॉप जारी है। वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और अभी तक सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। 55वां दिन है आज आंदोलन का, लेकिन गतिरोध बरकरार है। सरकार और किसानों के बीच प्रस्तावित 10वें दौर की बातचीत एक दिन और टल गई है। सभी की नजरें इस बीच टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर, जिनकी आज हो रही है पहली बैठक। किसान की मांग है तीनों कानून जो है वो रद्द होना चाहिए। हमारी रणनीति है कि जो पहले थी वही है। सरकार को किसानों की दो टूक है, तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे। एमएसपी को कानून में शामिल करना होगा, तभी बनेगी बात। इन मांगों को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। गिरता पारा भी इनके हौसले को नहीं डिगा पा रहा। लेकिन 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर मार्च के फैसले ने इतनी ठंड में भी पुलिस के पसीने छुड़ा दिए हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस किसान संगठनों के साथ बैठक कर रही है, दूसरी ओर सरकार के साथ भी मीटिंग कर मंथन हो रहा है। बातचीत के बीच किसानों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। कहा कि सरकार तय कर ले उन्हें वार्ता करनी है या सिर्फ समय बर्बाद करना है। जो ट्रैक्टर मार्च है वो हमारा स्टैंड करता है। उसके लिए जैसे हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चलेगा, उसमें रिंग रोड का हमने डिमांड किया है और उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बिहेव करते हैं उससे पता चल जाएगा। आज 10वें दौर की बातचीत प्रस्तावित थी, लेकिन इसे एक दिन पहले ही टालना पड़ा। अब कल यानी बुधवार को दोपहर 2 बजे बैठक में किसान नेता और सरकार के बीच चर्चा होगी। लेकिन इस मामले का समाधान खोजने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, आज उसकी पहली बैठक है। कमेटी के 3 सदस्य अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनवत बातचीत कर आगे की रणनीति बनाएंगे। चौथे सदस्य भूपेंद्र सिंह मान पहले ही खुद को अलग कर चुके हैं। कमेटी की पहली बैठक में किसानों से बातचीत कैसे आगे बढ़ाई जाए और समस्या का सर्वमान्य हल कैसे निकाला जाए। कमेटी के लिए काम आसान नहीं, क्योंकि किसान अपना इरादा साफ बता चुके हैं। साथ ही कमेटी के गठन के बाद से सदस्यों पर आपत्ति जता चुके हैं। नहीं, वो कमेटी तो उसमें चला गया एक आदमी, अब 3 बचे हैं। कमेटी संदेह के दायरे में है, उस कमेटी को हम फेस नहीं करेंगे। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, सरकार भी अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में बातचीत के लंबे दौर के बाद भी आशंकाओं के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली से कुमार कुणाल और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो सवाल कई है और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये गतिरोध कैसे टूटेगा। ये 54वां दिन है जब किसान एक बार फिर से बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर, और समाधान की सूरत कम से कम अभी तक दिखाई नहीं देती है। तो आइए अब इसी मामले पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। आपको सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। युद्धवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान यूनियन के। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह आ गए हैं बीजेपी से। कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बद्री नारायण चौधरी जी हैं, आप जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के। शुरुआत में यहां पर सबसे पहले युद्धवीर जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई बैठक कमेटी जो है आज वो बैठक करने वाली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आप लोग कमेटी के पास जाएंगे, जो बातचीत वो आपसे करना चाहते हैं, क्या आप अपना पक्ष वहां जाकर रखेंगे? देखिए, पहले तो हम स्पष्ट कर चुके हैं, हमारा ये सरकार ने कानून बनाए हैं और सरकार से बातचीत के माध्यम से ही हल निकलेगा, ये कोर्ट का विषय नहीं है। और दूसरा और एक बात हमने साफ कर दी, वो तो कमेटी के सामने तो हम पहले ही कह चुके थे नहीं जाएंगे, लेकिन जो कमेटी बनी वो देश को पता, किसान को नहीं पूरे देश को पता। कमेटी में जो लोग सदस्य बनाए गए वो पहले से ही इन कानूनों के समर्थक रहे हैं और अशोक गुलाटी की रिकमेंडेशन पे तो ये कानून बने। तो वो व्यक्ति जिन लोगों ने कानून बनाए हैं उनसे क्या उम्मीद करेंगे वो न्याय कर पाएंगे हमारे साथ? मतलब वो तो एक मजाक किया गया किसान के साथ। वो कमेटी के जो सदस्यों को देख के तो इतना हमारा धक्का लगा हमको कि ये मतलब इस तरह का एक मजाक करना देश के किसान के साथ, जिसको अन्नदाता कहते हैं, उन व्यक्तियों को जो या तो
कानून बनाने में जिनका योगदान है या अपना समर्थन पहले ही वो हमारे कृषि मंत्री जी को जाके दे चुके हैं, ऐसे व्यक्ति क्या न्याय करेंगे? क्या उनसे उम्मीद की जाए? नहीं तो फिर विकल्प क्या है? कुछ नहीं है युद्धवीर जी, विकल्प क्या है? आईवास है, लोग देखा हुआ। देखिए, अभी तक आपकी सरकार से जितने दौर की बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। नहीं, एक सेकंड, आपकी सरकार से जितनी बातचीत अब तक हुई वो बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकल पाया। देखो, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, अगर आप उस पर भी भरोसा नहीं करेंगे, उनके सामने भी नहीं जाएंगे, विकल्प क्या है? आपके पास क्या सुझाव है? वार्ता से ही हल निकलेगा, सरकार से वार्ता में ही हल निकलेगा। हो सकता है कुछ गलतफहमियां हो सरकार में, आहिस्ता आहिस्ता सरकार को समझ में आ जाएगा ये, और हम बड़े धैर्य के साथ, हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य के साथ वो जितनी दफे बुलाएंगे जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और उम्मीद करेंगे एक न एक दिन सरकार हमारी बात को समझेगी और न्याय करेगी हमारे साथ। उस आशा से हम बैठे हुए हो गए हैं ना, 54 दिन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये चिंता जता रहा है कि वहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, वहां पर जो परिस्थितियां हैं, सर्दी है, कोरोना है, कब तक आखिर ये यूं ही चलता रहेगा? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी पर भरोसा नहीं है, जिन 3 मेंबर्स को शामिल किया गया है, क्या आप कोई 10 नाम ऐसे सुझा सकते हैं जो हो और जिन पर आपको भरोसा हो और बातचीत आगे की जा सके? देखिए, कोरोना की जहां तक बात है, वो कोरोना का और किसान का समझौता है। 55 दिन में एक भी केस कोरोना का वहां आया नहीं है। कोई आदमी वहां मास्क नहीं लगाता, कुछ नहीं है। वहां कोरोना का डर होगा, कहीं होगा, लेकिन किसान को कोरोना और किसान में हो सकता है कोई समझ हो आपस में। कोरोना से आप चिंता ना करें, उसे हम देख लेंगे। बाकी मैंने आपको बताया कमेटी जो है वो बनी हुई है, कमेटी ही जाती है सरकार से बात करने के लिए। अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, 3,000 साढ़े 3,000 करोड़ का नुकसान डेली हो रहा है। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट 30% बढ़ रहा है तो देश की सरकार इस बात की चिंता करेगी, सुप्रीम कोर्ट इस बात की चिंता जाहिर करेगा ना। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि अगर आपको जिन लोगों पे भरोसा नहीं, क्या किसान संगठन अपनी तरफ से 10 नाम सुझा सकते हैं जिनसे बातचीत पर आगे बढ़ा जा सकता है? नहीं, वो कभी पूछा जाएगा तब हम विचार करेंगे उस पर। जो चीज है ही नहीं इमेजिनेशन में और अंदाज लगा के कि क्या ऐसा हो सकता है, प्रस्ताव आएगा तो विचार करेगी हमारी कमेटी। प्रस्ताव नहीं, आप लोग खुद सौंप दीजिए ना 10 लोगों के नाम। बात करना कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो नाम सुझाए, अगर आपको उन पर भरोसा नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप लोग खुद दे, आप लोग भी तो 10 नाम प्रस्तावित कर सकते हैं ना कि चलिए इन 10 में से 2-4 को शामिल कर लीजिए कमेटी में। वो मीनाक्षी जी वो तरीका नहीं होता। वो हमसे पूछें, बिना पूछे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, वो नहीं होता। वो हमसे पूछेंगे, बात करेंगे, तब हम विचार करके सोचेंगे कि हमको देने नहीं देने, किसके नाम देने, वो बाद की बात है। वो हमसे पूछा ही नहीं गया, कोई बात ही नहीं हुई उसमें, और उस पर विचार क्या करें और क्या उसका जवाब दूं मैं आपको। ठीक है, सरदार आरपी सिंह जी चर्चा में आइए। क्या है सरकार के पास अब प्लान बी? अभी तक का प्लान तो कोई काम कुछ कर नहीं पाया। युद्धवीर जी बहुत समझदार और सूझवान और जमीनी किसान नेता है। आपने ध्यान किया कि वो आपकी किसी बात पे पकड़ पे नहीं आ रहे। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी नहीं मंजूर, आपने कहा आप नए नाम सुझा दो, नहीं मंजूर। इनके वकील सुप्रीम कोर्ट गए थे पहले दिन और जाकर बातचीत भी कर आए थे, और उसके बाद फिर अगले दिन बहिष्कार भी कर दिया वकीलों ने। कोई कारण नहीं बताया कि हम क्यों बहिष्कार करें। पहले दिन गए, दूसरे दिन बहिष्कार कर दिया। इनके वकील ने कहा मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला है कि मैं उस सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी नहीं दूंगा। युद्धवीर जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से क्यों भाग रहे हैं? अगर आपको लगता है कि उस कमेटी के सदस्यों ने कोई अपना पहले से ही अपना मत दे रखा है, वैसा मत टिकैत साहब ने भी दिया था, बाद में बदल गया। व्यक्ति का मत बदल सकता है, और जब आप तो गांव के आदमी, जो पंच बैठ जाता है, जो सरपंच हो जाता है, वो फिर लाग लगाव से ऊपर हो जाता है। वो पंच किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, फिर वो पंच की कुर्सी पर होता है, वो जज की कुर्सी पर होता है। वहां पर वो किसी का ये नहीं कि सरकार के या किसानों को, जो फिर ठीक होगा, जो देश हित में होगा, जो किसान हित में होगा, उसका फैसला करेगा। आप उनपे आक्षेप लगाकर क्यों बात कर रहे हैं? फिर जो बहन जी ने कहा, अब उनकी बात मान लीजिए, अपने वकीलों को बोलो कि हमें ये 4 लोग नहीं, हमें ये 10 लोगों की हम सूची चाहते हैं, ये 10 लोगों की नहीं। सूची लेकिन मांगिए। आरपी सिंह जी, सरकार के पास क्या प्लान भी है? मैं पूछ रही हूँ, मेरा सवाल आपसे ये है, सरकार के पास क्या प्लान भी है? मीनाक्षी, मैं उस पर भी नहीं, प्लान तो एक ही है। हम तो लगातार, हमने आज किसी कारण से बातचीत जो कि इनकी कमेटी है
कमेटी के आगे जाए, अच्छी बात है, कमेटी से बातचीत करें, नहीं तो कल बातचीत तो होगी। हम तो इनकी मोटी मोटी दो बातें आधा 50% मामला इनका मान गए हैं। एक बात पे हम उस पर चिंता करने को तैयार है, उस पर भी एमएसपी पे भी हम बातचीत करके चिंता करने को तैयार है, और ये चाहेंगे तो सरकार उस पर रास्ता निकाल लेगी जी। यहाँ तक 3 कानूनों की बात है, उस पर सरकार लगातार कह रही है कि एक बिंदुवार, एक क्लॉज वाइज चर्चा कर लेते हैं। उसमें आपको कहीं आक्षेप हो, एक मिनट मेरी बात सुनो, उसमें आक्षेप हो तो बताओ, परंतु 4 मोटी बातें मैं आपको गिना देता हूँ। एमएसपी पे सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है, या उस पर चिंता भी करने को तैयार है आगे भी जाकर। ठीक है, यहाँ तक किसान के एक भी लगेगा, किसान की जमीन नहीं जाएगी, इस पे सरकार ऑलरेडी लिखित दे चुकी है, और किसी भी ढंग से आश्वस्त करने को तैयार है। नई मंडियों को कोई एडवांटेज ना मिले, इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स को कह रही है कि वो टैक्स लगा ले अपने हिसाब से, पुरानी मंडियों के बराबर ले आए। चौथा इन्होंने कहा था कि हम एसडीएम कोर्ट से ऊपर जाने, तो सरकार ने कहा ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं, उसकी भी बात मानते हैं, और वहां भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, ताकि आपका फैसला नहीं। लेकिन आरपी सिंह जी, आपने जो ये तमाम बिंदु गिनाए, आप पैनल पर मेरे साथ डिस्कशन में इससे पहले भी कई बार आ रहे हैं, ये पॉइंट्स आपने सब गिनाए हैं, लेकिन हमेशा चर्चा और जो संशय है वो इन कानून और इनके बिंदुओं की व्यवहारिकता पर है, कि जब ये असल में जमीन पर इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो उसमें जो परेशानियां आएंगी उनका समाधान कैसे होगा। ठीक है, आलोक शर्मा जी बोलेंगे। एक कमेंट बद्रीनारायण चौधरी जी आपसे मैं यहां पर लेना चाहूंगी, उसके बाद आलोक जी आपके पास आ रही हूं। कैसे निकलेगा समाधान, चौधरी साहब? देखिए जी, अगर मान लीजिए पराली जलाने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के ऑर्डर जारी कर सकता है, सारी सरकारें किसानों पर एफआईआर लॉन्च करा सकती है, दिल्ली का सीएम किसानों को बदनाम कर सकता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट यानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद उड़ा दी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद उड़ा दी। क्या इन हजारों ट्रैक्टरों से दिल्ली का पॉल्यूशन खराब नहीं होगा? क्या इस समस्या को समाधान करने के लिए इनको आगे नहीं आना चाहिए था? जहां तक एमएसपी का सवाल है, तो लिखित आश्वासन वाली बात आप गलत है, ये पंजाब हरियाणा के किसानों में है। जब देश के किसान आंदोलन में सहयोग में जा रहा है, तो देश भर के किसान का विचार कौन करेगा? एमएसपी कहाँ मिल रही देश भर के किसानों को? इसलिए एमएसपी का विषय अलग है, और मैं तो मानता हूं कि केंद्र सरकार को चाहिए कि एमएसपी के लिए, चाहे एमएसपी के रूप में चाहे किसी भी रूप में, कोई प्रस्ताव तैयार करके ठोस चीज किसानों के सामने वो भी लाए। अगर किसान नहीं ला पा रहे हैं तो सरकार लाए, कि सरकार के पास तो आंकड़े हैं, अफसर हैं, सारा लवाजमा है, और किसान विचार करेंगे। इसके बाद यदि किसान विचार नहीं करते तो देश का किसान देख लेगा इनको कि किसान नेता जो है दिल्ली पंजाब के लिए काम कर रहे हैं, देश भर के किसान के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो किसानों का मुद्दा सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी ने आज पहली बैठक करनी है, लेकिन इस बीच किसान संगठन ये कह रहे हैं, उस कमेटी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। तो वैसे में सवाल लगातार ये कि सरकार के साथ भी बैठक कल है, तो आखिर कैसे ये मामला सुलझेगा? तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, कैसे मामला सुलझेगा ये सवाल तो बना हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की भी अपनी अपनी भूमिका है। कांग्रेस पार्टी आज 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, क्या उम्मीद की जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही, जिस दिन से मीनाक्षी जी कानून आया है, हमने पार्लियामेंट से लेकर उसका ट्रैक्टर आंदोलन से लेकर और दिल्ली के बॉर्डर सब जगह हमने किसानों की मदद करनी चाहिए और किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं। पहले दिन से हमारी मांग है कि ये तीनों काले कानून रद्द होने चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत पूरी तरह से खराब है। 55 दिन हो गए, आज 70 से ज्यादा जाने चली गई। 5 जून से जिस दिन बिल पास हुआ था, ऑर्डिनेंस आया था, उससे अगर आज देखें तो लगभग 8 महीने हो गए। किसी को देश में ये नहीं पता चला कि 8 महीने में इन कानूनों की वजह से एक भी किसान को फायदा हुआ हो। ये सरकार की अपनी जिम्मेदारी थी कि कैसे किसानों को समझाया जाए। आज सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सरकार स्वयं कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट कौन गया? कि वो संस्था जो बीजेपी के साथ खड़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि कानून बहुत अच्छे हैं, जो ज्ञापन दे चुकी है, जो सड़कों पर नारे लगा चुकी है। नहीं, लेकिन कानून की खामियों को लेकर आलोक जी, आप लोगों ने भी एक बुकलेट जारी की है कानून की खामियों को लेकर। कानून में खामी होती है तो फिर उसे सुधारा जाता है, लेकिन सवाल यह है, ये बात मैं क्यों कह रही हूं आपसे, क्योंकि देखिए कांग्रेस का घोषणा पत्र देखिए, उसमें किसानों से संबंधित घोषणाओं के सेक्शन 20वां पॉइंट कहता है, सेक्शन का 20वां पॉइंट ये कहता है कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में जो भी विकृतियां आई हैं उन्हें दूर करेंगे। कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि बदल देंगे या कानून वापस लेंगे।
मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि नहीं, ये जो लेकिन तीन जब आप आपने बिंदु गिनवाए, एक सेकंड, जब आप भी एक मिनट सुधार की बात मीनाक्षी जी, कर रहे चाहे हैं, वो जब आप लैंड सुधार की बात एक्विजिशन कर से रहे हो, हैं, तो आप भी ये नहीं कह रहे हैं कि कानून वापस ले लेंगे, आप ये कह रहे हैं उसमें हम सुधार लाएंगे। मीनाक्षी जी, सुधार तो हर चीज में आता है, लेकिन अगर इतना गंदा कानून हो जिसको सरकार कहे कि 20 गलतियां तो इसमें ऑलरेडी हो गई हैं और किसान कहें कि साहब ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा डेथ वारंट है, वार्ता जो है वो समय की बर्बादी है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा। और इन 3 कानूनों में लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ट्राइबल लैंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि ये केवल कांग्रेस को या देश की जनता को, किसानों को भ्रमित करने के पॉइंट्स हैं। आपने कहा कि साहब एमएसपी दे देंगे, अभी सिंह साहब ने कहा राइटिंग में दे देंगे। अरे भाई, पराली पे, बिजली पे और एमएसपी पे आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आना है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो डायरेक्शन देनी नहीं है। आज 2 महीने से ज्यादा हो गए आंदोलन को चलते हुए, आप एक लेटर क्यों नहीं निकाल पाए अभी तक एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के जो प्रावधान थे उन्हीं को आगे बढ़ाया है। ठीक है, पूरी तरह से जो कमेटी के 4 नाम हैं वो कहीं ना कहीं आलोक जी ये सरकार ने कह रहे दिए। हैं कि ये तो पूरा ही काला कानून है, पूरा संशोधन की काला बात ही कानून नहीं है। हो सकती, 20 संशोधन तो अब तक सरकार ही कर चुकी है। सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है ये, आपने कहा कि राइटिंग में दे दिया है, मुझे कागज दिखा दीजिए आज तक पर बैठे हैं आप कि एमएसपी हम देंगे प्राइवेट प्लेयर्स को। अगर ये कानून है कहीं पर दिखा दीजिए मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर अगर आपने निकाला है तो। अगर एमएसपी पे राइटिंग में दे दे सरकार कि प्राइवेट जो परचेजर्स हैं वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदेंगे तो ये आंदोलन ही नहीं चलता। सरकार की नीयत में खोट है। जब देश के प्रधानमंत्री इस पर आरपी सिंह जी जवाब देंगे। ठीक है, आलोक जी आप अपना पॉइंट रखा, इस पर आरपी सिंह जी जवाब देंगे। किसानों और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत 1 दिन के लिए टल गई है। ये बैठक अब कल होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आज अपनी पहली बैठक में वो ताना बाना बुनने को तैयार है जिससे किसानों और सरकार के बीच बात आगे बढ़ सके। हालांकि किसान इस कमेटी के वजूद पर ही सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार यानी किसान आंदोलन का 55वां दिन। आज का दिन आंदोलन के लिए बहुत अहम है और इस अहमियत के 3 बड़े पहलू हैं। बड़ी खबर नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की पहली मीटिंग होगी। बड़ी खबर नंबर 2, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड पर किसानों का प्लान तैयार। बड़ी खबर नंबर 3, किसानों और सरकार के बीच 10वें राउंड की मीटिंग टली। ये बैठक अब बुधवार को होगी। केंद्र सरकार और किसानों के बीच तय बैठक तो आज की बजाय कल यानी बुधवार को होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समाधान निकालने के लिए जो कमेटी गठित की थी वो आज पहली बैठक करेगी। भूपिंदर सिंह मान के अलग होने के बाद कमेटी में अब 3 ही सदस्य बचे हैं। तीनों सदस्य आज आपस में पहली बैठक करेंगे, ये तय करने के लिए कि किसानों और सरकार के बीच फंसे इस पेंच को कैसे निकाला जाए। पूसा परिसर में कृषि कानून पर गठित कमेटी की पहली बैठक होगी। बैठक में अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल घनवट शामिल हैं। कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान खुद को अलग कर चुके हैं। ये और बात है कि किसान कमेटी के सामने जाने को लेकर शुरू से अब तक इनकार ही कर रहे हैं। नहीं, वो कमेटी तो उसमें चला गया एक आदमी, अब 3 बचे हैं। कमेटी संदेह के दायरे में है, उस कमेटी को हम फेस नहीं करेंगे। उधर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड को लेकर भी किसान अपने रुख पर कायम हैं। दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर परेड की तैयारियों को लेकर किसान नेताओं ने सोमवार रात दिल्ली पुलिस के साथ करीब आधे घंटे तक चर्चा की। जो ट्रैक्टर मार्च है वो हमारा स्टैंड करता है। उसके लिए जैसे हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चलेगा, उसमें रिंग रोड का हमने डिमांड किया है और उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बिहेव करते हैं उससे पता चल जाएगा। हम रिंग रोड पर रहेंगे, जो आउटर रिंग रोड है उस पर हम रहेंगे। ये हमने तय करा, तिरंगा झंडा ये सब झंडे लगा के चलेंगे उससे। तो आउटर रिंग रोड पर यहाँ से गाजीपुर से कहाँ पे जाएंगे आप लोग? नहीं, आउटर रिंग रोड ये यही तो है ना, बस अड्डे को जो इस ऐसे जाती है दिल्ली के जो चारों तरफ यूज हो जाए। किसान चाहते हैं कि 26 जनवरी को उन्हें ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी जाए, जो शांतिपूर्ण होगा। यानी एक बात साफ है कि अब लाल किले और राजपथ पर ट्रैक्टर परेड निकालने की जिद किसानों ने छोड़ दी है। तो क्या नए कृषि कानून को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर भी अपनी जिद छोड़ेगा? जो सरकारी मंडी
के पैरेलल एपीएमसी की मंडी के पैरेलल जो प्राइवेट मंडी बनने जा रही है इन कानूनों के जरिए, उसको ख़त्म करवाना हमारा इस आंदोलन का सबसे अहम मुद्दा है। जब तक वो ख़त्म नहीं होती, जब तक ये कानून वापस नहीं होता, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन उतनी देर तक जारी रहेगा। सरकार बैठक में हमारी बात कब मानती है, किस दिन मानती है, कैसे मानती है, वो सरकार पे डिपेंड करता है। किसानों की सरकार के साथ बैठक की तारीख भले ही टल गई हो, लेकिन न तो किसानों का लक्ष्य टला है, न सरकार का। 10वें दौर की बैठक से पहले सरकार ने किसानों को हर संभव भरोसा दिया। गृहमंत्री अमित शाह को सुनिए। मैं चाहता हूं भाइयों कि नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, तो मेरे किसान भाइयों की आय को 2 गुना करना, ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे दलहन हो, चाहे तिलहन हो, हर प्रकार के एमएसपी के अंदर बढ़ोतरी कर 150% तक किसान को मिले, जितना खर्चा है उससे 50% मुनाफा मिले, ये भी हमने किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी लेकर आए। लगभग 6,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में सीधा जाता है, कोई बिचौलिया बीच नहीं। मित्रों, 25 दिसंबर तक 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 1,13,619 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करता है। तो बैठक पर बैठक, लेकिन सुलह कब, ये सवाल बना हुआ है। किसानों से बातचीत कर सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश जारी है। क्या कहना है इस पर सरकार का और क्या रुख है किसानों का, आपको सुनवाते हैं। कुछ राज्यों में इन कानूनों से किसानों को आपत्ति है। जो किसान आंदोलन पर हैं उनसे 9 चरण हम लोगों ने चर्चा की है और मैंने हमेशा ये कहा है कि किसान यूनियन के लोग प्रावधान पर चर्चा करें और जिस प्रावधान से किसान को तकलीफ है उस प्रावधान पर विचार करने के लिए और उसमें संशोधन करने के लिए सरकार खुले मन से चर्चा कर रही है और करना चाहती है, लेकिन यूनियन की तरफ से प्रावधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है, इसलिए गतिरोध कायम है। और मुझे आशा है कि किसान कल विकल्पों पर चर्चा करेंगे तो समाधान का रास्ता निकल सके। मोर्चा तो चलता ही रहेगा, इनमें सरकार को झुकना पड़ेगा, ये निश्चित है। ये किसान हैं, सीधे साधे हैं, अपनी मांग मनवाए बिना तो हटने वाले नहीं, बस यही है, हटना ही नहीं है। ये सब समाधान हो जाए तो हम चले जाएं। देश की कृषि कानून देश के लिए हैं, किसानों के लिए हैं। चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बताओ। 1 लाख करोड़ रुपया की एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड खर्चा किया जाएगा। यहाँ की किसानों की उत्पादित मक्काई हो, चावल हो, गन्ना हो, उसे एथेनॉल हो के अगर हम बाहर से इंपोर्ट रोक पाए, ये किसान बिल में तो ही है। क्या विरोध है इस विषय की? चंद लोगों की असहमति को आप देश की मत बनाओ। बयानबाजी जिस हिसाब से दे रहे हैं, ये इसको लंबा खींचना चाहते हैं, ठीक है। और कल देखते हैं, हम तो हर बार उम्मीद के साथ में जाके कुछ न कुछ इसका समाधान निकले। और कल एमएसपी का एक बड़ा अहम इशू रहेगा, क्योंकि एमएसपी से सरकार हटना चाहती है और ये दिखाना चाहती है कि पंजाब और हरियाणा के किसान से ये जो आंदोलन है ये अलग है। तो आरपी सिंह जी, ये बात आपने भी सुनी जो राकेश टिकैत यहां पर कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ समय पे समय लिए जा रही है या बर्बाद कर रही है, लेकिन समाधान की मंशा उनकी नहीं है। मीनाक्षी बहन, राकेश टिकैत जी का 4 जून का बयान भी पढ़ती है जहां उन्होंने सारे बिलों के स्वागत की थी। और मैं आपको एक डिटेल, मैंने 1988 में जब टिकैत साहब दिल्ली आए थे, बड़े टिकैत साहब दिल्ली आए थे, उनके आंदोलन में मैंने भागीदारी की थी। मैं उनकी भी जानकारी आपको भेज देता हूँ, मेरे पास उन दोनों की प्रेस कटिंग्स हैं, जरा वो भी ध्यान कर लीजिएगा। उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि क्या महेंद्र टिकैत जी क्या कह रहे थे, इन बिलों के पक्ष में थे, इन बिलों के विरोध में थे। परंतु जो नरेंद्र तोमर जी, अरे सुनो दोस्त, मैंने टोका नहीं आपको, अरे अच्छा इनको बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आलोकी, मैं आऊंगी आपके पास एक एक करके, प्लीज। आपसे आप बताइए कि एमएसपी पराली पर और बिजली पर कोई कागज है आपके पास?
सरकार का। मैं कागज हाथ एक सेकंड प्लीज एक सेकंड आलोक जी, ब्रेक से पहले आप ही बोल रहे थे, आपने अपना सवाल रखा, अब उनका जवाब सुन लीजिए ना आलोक जी प्लीज। आपने ही रखा ब्रेक से पहले सवाल, आपका ही सवाल लिया मैंने। बोलिए आरपी सिंह जी, उनके पॉइंट का जवाब दीजिए पहले। कहाँ है वो कागज, कहाँ है पराली पर बिजली पर अरे भ्रमित कांग्रेस 70 साल के कागज दिखाओ पहले, आपने किसानों के लिए क्या किया 70 साल में, क्या किया आपने? एमएसपी लागू की 70 साल में आपने एमएसपी लागू की। आप अरे सुनो भ्रमित कांग्रेस सुनो, सोफे वाले ट्रैक्टर पे बैठकर उस पे बैठकर कोई राजनीति नहीं होती, समझे? किसानों की बात नहीं होती। जब यहाँ पर कहते हैं बड़े चलो और फिर विदेश भाग जाते हो, मिलान भाग जाते हो, उससे राजनीति नहीं होती। जब यहाँ पे बिल डिस्कस होते हैं तो न्यूयॉर्क भाग जाते हो, उससे राजनीति नहीं होती किसानों की। और जब यहाँ डिस्कशन हो रही होती है तो थाईलैंड भाग जाते हैं आपके नेता। अरे किसकी बात कर रहे हो? कागज दिखा दीजिए। ठीक है आलोक जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगी आलोक जी, आपसे मैं लूंगी आलोक जवाब। आरपी सिंह जी आप कंप्लीट करिए, फिर बाकी दो मेहमान भी हमारे पास बैठे हैं, किसानों से भी, जो किसान नेता आए हैं मंच पर, मुझे उनसे भी सवाल लेने हैं। ठीक है आरपी सिंह जी आप कंप्लीट करिए, फिर हम जाएंगे युद्धवीर जी के पास। बोलिए। नहीं मैं इनसे पूछता हूँ, कांग्रेस से पूछता हूँ, 90,000 रुपए का गुटखा साहब कांग्रेस आरपी सिंह जी प्लीज मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है हम मुद्दे पर रहते हैं आरपी सिंह जी प्लीज। आरपी सिंह जी प्लीज मुद्दे पर रहते हैं। कर्जा किसानों का माफ क्यों कांग्रेस की? अरे भाई आप मुझे केवल एमएसपी पे लिखित कानून दे रहे हो और मेरी बात उसका सबसे ज्यादा नुकसान आप कर रहे हो पंजाब का और किसानों का, सबसे बड़ा नुकसान कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लागू किया। नहीं लेकिन आरपी सिंह जी आप बार बार ये बात आप लोग कहते हैं, आप लोग बार बार ये बात कहते हैं कि गुमराह कर दिया किसानों को, भड़का दिया, लेकिन गुमराह कर दिया भड़का कैसे दिया? सबसे बड़ा प्रचार तंत्र तो सरकार के पास है ना, सरकार क्यों नहीं कन्विंस कर पाई, सरकार क्यों नहीं भरोसे में ले पाई? ठीक है आलोक जी प्लीज आप चुप हो जाइए, अगर आप चुप नहीं होंगे तो किसी के जवाब नहीं जा पाएगा। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ आलोक जी प्लीज। आप सुनना नहीं चाह रहे ना आलोक जी प्लीज, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर आप दोबारा बोलेगा प्लीज। एक सेकेंड वही जवाब दे रही हूँ आलोक जी प्लीज रुक जाइए ना, एक सेकेंड रुक जाइए। दो लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं जा पाएगी किसी की, इतना तो हम संयम बरत सकते हैं। बोलिए आरपी सिंह जी। देखिए मीनाक्षी बहन, इनकी दिक्कत है कि इन्होंने वादे कर बोल गए और मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ 90,000 करोड़ रुपए का। देखो फिर नहीं बोलेंगे, सच चुपता है। 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा, अरे सुन यार चलो मीनाक्षी छोड़ दीजिए को कर लेंगे डिबेट आज। आपने कहा अरे 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा कब माफ करोगे पंजाब के किसानों का, बताओ मेरे को। आपने कस्में उठाई थी वहां पर, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा किस दिन माफ करोगे उस दिन आगे की बात करना। आपने किसानों को भड़काकर फेंक दिया वहां पर, आपने अपनी जान छुड़ाने के लिए अपना वादा नहीं पूरा किया, उससे जान छुड़ाने के लिए। आरपी सिंह जी सुनिए मेरी बात, आरपी सिंह जी प्लीज मेरी बात आप सुनिए। सरकार में, सत्ता में इस वक्त आप लोग हैं, प्लीज समझिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। एक सेकेंड ये कानून सिर्फ पंजाब में नहीं लागू होने सर, पूरे देश की बात है। ठीक है एक सेकेंड आलोक जी प्लीज, देखिए आलोक जी फिर आवाज नीचे करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल बात नहीं सुन रहे हैं, प्लीज मान लीजिए, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं एक सेकंड ना, डिबेट का एक तरीका होता है ना सर, एक तरीका होता है। नहीं एक सेकंड सर, पूरा देश आपको सुन रहा है, प्लीज करोड़ों की संख्या में दर्शक देखते हैं, क्यों हम उनका समय बर्बाद करें? फिर एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। आरपी सिंह जी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अभी तक आप हर बार ये दलील देते हैं कि किसानों को गुमराह किया गया, किसान कैसे गुमराह हो गए? सवाल तो ये सरकार से है ना, सबसे बड़ा प्रचार तंत्र आपके पास है, क्यों आपने वो स्कोप दिया कि किसान गुमराह हो गया? क्यों आपके सारे मंत्री, आपके तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं, क्यों उसके बाद भी आप किसानों को भरोसे में नहीं ले पाए? चीनी, पाकिस्तानी, पता नहीं कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए। जी ये किसानों के लिए बहस है, इन राजनेताओं को ना लड़ाओ। ठीक है आरपी सिंह जी आप जवाब दीजिए, मुझे युद्धवीर जी के पास उसके बाद जाना है। बोलिए। अगर टोकेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। देखिए मैं वापस कह रहा हूँ, आलोक जी झूठ बोल रहे हैं, लगातार निरंतर झूठ बोल रहे हैं। 90,000 रुपए का कर्जा इन्होंने माफ करना किया नहीं, उसके चलते किसानों के देखो नहीं बोल पाए ना, सच सुन नहीं पाते। मैं बता रहा हूँ 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी आपका मैनिफेस्टो में था, आपके मैनिफेस्टो में था। मैंने कर्जा माफी पर आज कोई बात नहीं की है अभी, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपने लागू करी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने लागू करी वहां पर 2017 में सब कानून आपने लागू किए पंजाब के अंदर।
कानून को आप खालिस्तानी टुकड़े और पता नहीं क्या। एक सेकेंड युद्धवीर जी, दुर्भाग्यपूर्ण है युद्धवीर जी, देखिए जो परिस्थिति है जहां पर राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने युद्धवीर जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल किसान आंदोलन में बैठे नेताओं पर भी उठ रहे हैं। वो भी तो पॉलिटिकल पार्टीज के संपर्क में है ना। चढ़ूनी जी का उदाहरण हमने देखा और इसीलिए ये संशय उठता है कि जो नेता, एक सेकेंड, जो नेता सरकार के साथ, मेरा सवाल सुन लीजिए एक बार सर, जो नेता जिन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिलकर आ रहे हैं, अगर वही किसान संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार के साथ बातचीत में, तो कैसे ये मान लिया जाए कि वो उस बातचीत का माहौल खराब नहीं कर रहे हैं या बातचीत को सफल नहीं होने दे रहे हैं? युद्धवीर जी देखिए, पहले तो मेरी बात सुन लें कि बहस का अधिकांश हिस्सा ये बीजेपी कांग्रेस के लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के और निकाल देते हैं, मूल मुद्दा पीछे रह जाता है। ये जो दो बिल हैं, जो नए बिल लाए गए, ये कांग्रेस ने बनाए थे और कांग्रेस ने जब बनाए थे तो बीजेपी का जो स्टैंड था वो देश के सामने वीडियो पर चल रही है, सुषमा स्वराज जी की और अरुण जेटली जी की, दोनों ने इन कानूनों का विरोध किया था। सुने आप, मैं बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुने, मैं बीच में नहीं बोला, ये मैं बीच में नहीं बोला, मैं ये सुन लें आप। अब पार्लियामेंट, आलोक जी, जब आपकी बारी आएगी तो आप तब बोलिएगा, आप किसी को नहीं बोलने दे रहे हैं आलोक जी, फिर आपकी आवाज नीचे करनी पड़ेगी तो आप उसकी भी शिकायत करते हैं। आप जब किसी को सुनना ही नहीं चाहते आलोक जी, ऐसे तो डिबेट नहीं चल पाएगी ना। वो इतनी देर से चुप बैठे हैं, प्लीज उनकी बात आप सुन तो लीजिए एक बार। एक सेकंड आलोक जी, पैनल में जितने लोग हैं वो अपना विचार रखेंगे ना, आप कम से कम सुनने की क्षमता तो रखिए। आपके पास जब मैं आऊंगी सवाल लेकर तो आप उस समय बोलिएगा। आलोक जी प्लीज, ठीक है, आलोक जी की आवाज थोड़ी देर नीचे करिए क्योंकि युद्धवीर जी का जवाब मुझे लेना है। प्लीज इनकी आवाज थोड़ी देर नीचे करिए, बोलिए युद्धवीर जी। देखिए उस टाइम ये बीजेपी इनका विरोध कर रही थी और उसके बाद ये बीजेपी सत्ता में आने के बाद उन्हीं बातों की समर्थक हो गई और समर्थक नहीं होगी। कोविड जैसे पीरियड में जब पूरा देश और दुनिया एक सदमे में थी, उस टाइम इनको बैकडोर से जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाके और जल्दबाजी में पास कराया गया। ये दर्शाता है इनका पूर्व का चरित्र भी पड़ा हुआ है और बाद का भी पड़ा हुआ है। ये कोई दूध के धुले नहीं है। आरपी सिंह जी किसान है, आरपी सिंह जी पहले किसान है, उसके बाद ये पत्रकार थे और आज ये राजनेता हो गए। आरपी सिंह जी कातिल को मजिस्ट्रेट बना दें और फिर कहो जाओ न्याय करेगा। आपकी सरकार ने ये माना है कि अशोक गुलाटी की रिपोर्ट पे ये कानून बनाए गए हैं और आप आज मीडिया में बैठ के ये कह रहे हैं कि उनके पास न्याय के लिए चले जाएं। आप क्या अपने छाती पे हाथ रख के बोलो, ये संभव है कि कातिल न्याय दे देगा किसी को जिसके घर में विक्टिम है जो? तो ये बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए। हम खुले मन से बात हो तब बात सामने निकल के आती है। हमने ठीक है, आरपी सिंह जवाब दीजिए, बोलिए आरपी सिंह जी। हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस बातचीत को बढ़ाते हैं आगे, लेकिन देखिए सवाल यही बना हुआ है, जिस तरह की तस्वीर इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर दिखाई दे रही है, चाहे एनआईए का जांच के लिए आगे आ जाना, ट्रैक्टर रैली को लेकर दो पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार के पाले में गेंद इसलिए है क्योंकि अभी तक जो बैठकें हुई हैं वो बेनतीजा रही। आज की बैठक टल गई और कल ये बैठक है, लेकिन इस बीच किसानों की भी केंद्र सरकार को चेतावनी है। वो कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम हम मानेंगे नहीं, कृषि कानूनों को रद्द करना ही होगा। और बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अगर कानून ही रद्द होने की मांग इस तरह से होगी या उससे कम पर कुछ मंजूर नहीं, तो भविष्य में पास होने वाले, संसद से पास होने वाले कानूनों को लेकर क्या सूरत होगी। किसान कह रहे हैं कि दिल्ली में ट्रैक्टर परेड ऐतिहासिक होगी। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा भी कि जो ये ट्रैक्टर की तैयारी, ट्रैक्टर रैली को लेकर जो बात हो रही है, इसे लेकर इजाजत देना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। किसान संगठनों की और पुलिस के बीच बातचीत चल रही है। किसान संगठन ये चाहते हैं कि 50 किलोमीटर के करीब उनको ट्रैक्टर रैली की इजाजत दिल्ली के रिंग रोड वाले इलाके में दी जाए, लेकिन जो तैयारी है ट्रैक्टर परेड को लेकर, जिसमें झांकी तक निकालने की बात है और यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो कृषि की समस्याएं हैं उनको प्रदर्शित किया जाएगा, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन क्या एक पैरेलल परेड निकालने की तैयारी में किसान संगठन है। युद्धवीर जी आ गए हैं, युद्धवीर जी सवाल का जवाब दीजिए। आप सुन पा रहे हैं युद्धवीर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक?
हाँ, आ रही है आवाज, मेरे पास आई है आपकी। मैं ये कह रहा हूँ जो ट्रैक्टर रैली हम निकाल रहे हैं वो कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सेलिब्रेशन है हमारा। हमने पहले से हमारा तिरंगा झंडा लेके सेलिब्रेट करेंगे और हमने सरकार का कोई डिस्टर्ब गणतंत्र दिवस की परेड को नहीं करेंगे। समय की एडजस्टमेंट जैसे सरकार और हमारे बीच में होगी हम कर लेंगे। वो जो सुबह का प्रोग्राम सरकार का है उसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, वो तरीके से होगा। युद्धवीर जी, आपके सामने मैं ये डिटेल्स पढ़ रही हूँ। मोर्चे के नेताओं ने कहा है कि परेड शांति से होगी, किसी राष्ट्रीय विरासत स्थल को खतरा नहीं होगा। लेकिन मोर्चे के नेताओं की तरफ से कहा गया है कि परेड में वाहनों में झांकियां शामिल होंगी जो ऐतिहासिक, क्षेत्रीय और अन्य आंदोलनों के प्रदर्शन के अलावा विभिन्न राज्यों की कृषि वास्तविकता को भी दर्शाएगी। मेरा सवाल आपसे यह है कि गणतंत्र दिवस के दिन क्या आप लोग एक पैरेलल परेड निकालने की तैयारी में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम देश के उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने चाहते हैं। किसान 70 साल में पहली दफे उसका हिस्सा बन के सेलिब्रेट करेगा। सरकार को तो गर्व होना चाहिए कि देश का जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो इस सेलिब्रेशन में उसको और सुंदर तरीके से अपना योगदान दे रही है पेश करने में। और देश देखेगा कि किस तरह का क्या है, किसान की क्या स्थिति है, किसान कैसे रहते हैं, क्या उनका खान पान है, क्या उनके पहनावे हैं, ये तमाम चीजें उस रैली में सामने आएंगी लोगों के सामने। उसमें बुराई क्या है सेलिब्रेशन में? तिरंगा झंडा हाथ में होगा, तिरंगा झंडा लेके हम कोई बंदूक या लाठी या जड़ी लेके नहीं जा रहे हैं। युद्धवीर जी, आपका परेड निकालने के लिए स्वागत है, आप परेड निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। परंतु 26 की जगह कोई तारीख और बदल लीजिए। 26 को पूरा सरकार का आमला जामला, पुलिस का तंत्र, इंटेलिजेंस का तंत्र, 26 जनवरी बड़ा सेंसिटिव दिन होता है, उस पर लगा होता है। आप 2 दिन बाद निकालिए, 2 दिन पहले निकालिए, कोई रोक थोड़ा आपके लिए। परंतु होगा क्या कि आप 26 को अगर निकालेंगे तो उस दिन जो लोग आपकी परेड का लाभ लेकर इसका मीनाक्षी जी जवाब दूंगा। मेरी सुने, आपकी परेड का कोई लाभ लेकर कोई शरारती तत्व वहां शरारत करेगा। आगे भी हुआ, कुछ लोगों ने आपके आंदोलन में शरारत की, हालांकि आपने उनको पकड़ाया, पुलिस को पकड़ाया भी और बाद में आपने उनकी निखेधी भी की। लेकिन फिर सरकार के मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि छवि खराब होगी? आरपी सिंह जी, सरकार के मंत्री क्यों कह रहे हैं? कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं ना कि देश की छवि खराब होगी। कैसे छवि खराब होगी? नहीं, देश की छवि खराब होगी क्योंकि इनकी परेड के अंदर का कोई शरारती तत्व आकर कोई शरारत कर देगा, उससे किसकी छवि खराब होगी? 26 जनवरी के दिन आप रैली निकालो, जो आप कोई परेड निकालो, उसमें कोई ऐसा तत्व आ जाए जो शरारत कर दे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये तो बात है। आलोक जी, जो परेड की प्लानिंग है किसान संगठनों की, अगर वो गणतंत्र दिवस की परेड के समानांतर परेड एक दिखाई देती है, क्या ये देश के लिए अच्छा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर समानांतर होगी, कैसे होगी? अरे ये तो परेड निकालते हैं अपनी सोफे में बैठ के। पूरे देश में कितनी परेड निकलती है? ठीक है, आरपी सिंह जी आप बोल चुके हैं, ठीक है, ओके, उनको बोलने दीजिए। परेड निकलती है, हर पुलिस हेडक्वार्टर में परेड निकलती है, क्या नहीं निकलती है क्या? तो अगर वहां पर भी असामाजिक तत्व घुस जाएंगे तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। मुझे लगता है सरकार अपनी केवल फेस सेविंग के लिए उस मुद्दे को भी सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई है। जाल में फंसाना चाहती है किसानों को। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सरकार का ऐसा प्रतीत होता है कि साथ देना चाहता है। मोदी गैंग के तमाम लोगों को अगर सुप्रीम कोर्ट कमेटी में रखता है तो सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर इस सरकार ने पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लगवा दिया है। मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। किसानों बात मानते कानून को रद्द करके सिंह साहब 4 महीने में तो दोबारा कानून आ जाता। अगर इस सरकार में विवेक होता, थोड़ी सी बुद्धिमत्ता से सुप्रीम, लेकिन देखिए आरपी सिंह जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो यही कहा ना कि पुलिस हमारे पास क्यों ये मामला लेकर आ रही है? पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र पर भरोसा करना चाहिए। आरपी सिंह जी सुनिए, लेकिन ये देखिए यही बात है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस को ये बात की है कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं इस बात के लिए? ये तो आपका अधिकार क्षेत्र है, आपको तय करना है दिल्ली में कौन आए कौन नहीं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जिस बात का आरोप किसान आंदोलन के नेता लगा रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल ना करिए, वो यही बात है। खैर, समय मेरे पास इतना ही था, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। इस पहले कल ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली की। वहां उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। दक्षिण बंगाल का दुर्ग बचाने के लिए नंदीग्राम की धरती से ममता बनर्जी ने करो या मरो का सियासी बिगुल फूंक दिया।
2007 में लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की शपथ जिस नंदीग्राम से खाई थी, उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने 2021 में मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बीजेपी के गेम प्लान को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली। नंदीग्राम के उस नायक के घर में घुसकर ममता ने सीधे ललकारा, जो बागी हो गया। खुद की साख को दांव पर लगाते हुए ऐलान कर दिया कि 2021 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। আমি বারবার আসবো, নন্দীগ্রাম আমার হচ্ছে একটা লাকি জায়গা। এই সুফিয়ান বসো, নন্দীগ্রাম হচ্ছে আমার কাছে একটা লাকি জায়গা। কেন বলুন তো? नंदीग्राम विधानसभा से चुनाव लड़कर ममता ठीक वैसा ही सियासी संदेश देंगी जैसा नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर दिया। ममता बनर्जी की राजनीति को सिर्फ बंगाल तक सीमित एक नेता के चश्मे से देखना बहुत गलत होगा। साल 2019 में तीसरे मोर्चे का मंच बंगाल की धरती पर ममता की अगुवाई में तैयार हुआ। 2016 की तस्वीरें याद करिए। ममता का मंच उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और मोदी विरोधी गुट के स्वीकार्यता को दर्शाता है। 2021 में बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की रणनीति पर पूर्णतः आधारित हो गया है। वजह एकदम स्पष्ट है। ममता बनर्जी ने खुद को भारतीय राजनीति में स्ट्रीट फाइटर के तौर पर स्थापित किया। बीते एक दशक से बंगाल की सियासत उनकी मुट्ठी में है। बड़ी बात यह है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा असर डालेगा। बंगाल की लड़ाई में ममता के खिलाफ अगर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी तो उसके पीछे 2024 को नकारा नहीं जा सकता। आज बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन चुकी है। बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में है और इसी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी ने दक्षिण बंगाल में शुभेंदु कार्ड खेला तो उसे काउंटर करने के लिए ममता ने नंदीग्राम कार्ड खेला। तृणमूल से बीजेपी में आए दूसरे नेता जैसे मुकुल रॉय हो या शोभन चैटर्जी, सब ने दिल्ली में जाके बीजेपी का दामन थामा। वहीं शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए खुद गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में आए और शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्व बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पर दे रही है और शुभेंदु अधिकारी पर किस तरह से बीजेपी इस वक्त डिपेंडेंट है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को यह बिल्कुल समझ में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। यही कारण है कि नंदीग्राम से अब खुद ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो डायरेक्ट फाइट शुभेंदु अधिकारी को अपने ही घर से देंगे। यहाँ ये भी समझना होगा कि दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है और इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए ममता के लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया गया है। यानी बंगाल में ममता की कुर्सी को हिलाना है तो दक्षिण बंगाल के किले को जीतना होगा। वही किला जो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के आंदोलन से खड़ा किया। अब दक्षिण बंगाल के सियासी युद्ध में ममता और शुभेंदु एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज शुभेंदु के गढ़ में ममता ने हुंकार भरी तो ममता के इलाके में शुभेंदु ने शक्ति प्रदर्शन किया। लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें बंगाल की सियासत का खूनी चरित्र नजर आया। आज तक ब्यूरो।